हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी भी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द संपदा। ठीक है, हिंदी का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी बार जो प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं। शब्द संपदा किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समूह को शब्द संपदा कहा जाता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई होती है। ठीक है, यानी कि शब्द संपदा का मतलब होता है शब्दों का भंडार। जैसे हिंदी भाषा में कई सारे विदेशी मूल के शब्द भी हैं, संस्कृत के भी शब्द हैं। ठीक है, तो शब्द संपदा का मतलब होता है किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों का एक समूह, जिसे हम कहेंगे शब्द संपदा या फिर शब्द भंडारण। ठीक है, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो शब्द होता है वो भाषा की सबसे छोटी अर्थवान इकाई भी होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाषा की सबसे छोटी अर्थवान इकाई जो होती है वो होती है शब्द। तो आगे देखते हैं हम शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण जो है कई कई प्रकार से किया गया है। जैसे पहला इसमें आता है स्रोत या उद्गम के आधार पर। ठीक है, उसके बाद आता है रचना के आधार पर, फिर है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, इसके अलावा अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो इतने प्रकार से यानी कि 5 प्रकार से हमने शब्दों को बांटा है। उसमें से पहला आता है स्रोत या उद्गम के आधार पर, फिर आता है रचना के आधार पर, फिर आता है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर और आखिरी है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला है स्रोत या उद्गम के आधार पर। तो स्रोत या उद्गम के आधार पर शब्दों को एक बार फिर से 4 भागों में या 4 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, स्रोत या उद्गम हम पढ़ रहे हैं। स्रोत या उद्गम का मतलब आप समझ गए होंगे कि शब्दों का उद्गम स्रोत, स्रोत क्या है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो पहला इसमें इसको हमने देखा 4 प्रकार से बांटा गया है। तो पहला इसमें कौन सा है, तत्सम शब्द, फिर है तद्भव शब्द और फिर है देशज और चौथा है विदेशज। ठीक है, चौथा कौन सा है, विदेशज शब्द। और पांचवा 5 है एक्चुअली, चौथा हो गया इसमें विदेशज और पांचवा हो गया संकर शब्द। ठीक है, तो स्रोत या उद्गम के आधार पर जो शब्द हैं इनको हमने 4 नहीं बल्कि 5 भागों में बांटा है। ठीक है, 5 भागों में बांटा है। उसमें पहला आपका आता है तत्सम, फिर आपका आता है तद्भव, फिर देशज और आखिरी आता है, फिर आता है विदेशज और आखिरी है संकर शब्द। तो हम पहला देखते हैं तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है और इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक है, पहला है तत्सम शब्द। तो संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, यानी बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। मतलब उनको हम संस्कृत में भी वैसे ही लिखेंगे और हिंदी में भी वैसे ही लिखेंगे। जैसे अग्नि, जैसे अश्रु, जैसे कृषक। ठीक है, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है, यानी कि ये शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी में भी ये ऐसे ही प्रयुक्त होते हैं जैसे जैसे संस्कृत में प्रयुक्त होते थे। ठीक है, तो तत्सम शब्द आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक हो गया। अगला आता है तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होने पर सरलीकृत हो जाते हैं। ठीक है, यानी वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा के अंग बन गए हैं। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तद्भव शब्द की, तो संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना वो टफ शब्द होते हैं। हिंदी में जब इन शब्दों का प्रयुक्त होता है तो इनका सरलीकरण हो जाता है। ठीक है, सरलीकरण हो जाता है तो उन शब्दों को हम कहते हैं तद्भव शब्द। यानी कि जो तद्भव शब्द होते हैं ये भी संस्कृत के ही शब्द होते हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है तो इनका सरलीकरण हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अग्नि, ये हमने ऊपर देखा था ना, अग्नि क्या था,
तत्सम शब्द है। और इसका जो तद्भव बना वो क्या बन गया, आग। अब देखो अग्नि, आग, देखो आसान लग रहा ना आग। अब इसमें देखो अश्रु, अश्रु मतलब आंसू। तो ये सब क्या है, ये आपके तद्भव शब्द हैं और ये आपके तत्सम शब्द है। अग्नि, अग्नि क्या तत्सम हो गया, अश्रु तत्सम हो गया। जैसे कृषक एक कठिन शब्द है, कठिन है मतलब संस्कृत का शब्द है यानी कि तत्सम शब्द है। अगर ऐसा होता है, देखो अगर हम अग्नि को हिंदी में भी अग्नि ही लिखते हैं तो ये एक तत्सम शब्द है, लेकिन अगर हम हिंदी में अग्नि को आग लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अश्रु है, जैसे अश्रु, अगर हम हिंदी में भी अश्रु को अश्रु ही लिख सकते हैं, यानी कि हम हिंदी भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग तो कर ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम लिखते हैं अश्रु तो वो हो जाएगा तत्सम, अगर हम उसको लिख दें आंसू तो वो हो जाएगा तद्भव, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें एक चीज ये आती है कि जहां पर भी आपको ये 4 बिंदु देखने को मिल जाए ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा किसमें आता है, तद्भव में आता है। ये तद्भव की पहचान है। जहां पर भी 4 बिंदु आपको दिख जाए, जैसे कि गांव, गांव, गांव को हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे कि ऊंट, ऊंट, ऊंट को हम ऐसे लिखते हैं ना। तो जहां पर भी 4 बिंदु आपको दिखाई दे वो शब्द हमेशा तद्भव शब्द होता है। हम एक वीडियो इसके बाद आएगी, एक वीडियो इस वीडियो के बाद, जिसमें जो इम्पोर्टेंट तत्सम, तद्भव और जो विदेशज विदेशज शब्द होंगे और जो देशज शब्द होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, उनका एक समूह होगा, ठीक है। तो इसमें हम इनके डेफिनेशन समझेंगे और बाकी छोटे थोड़े बहुत एग्जाम्पल। अगला आता है देशज शब्द, देशज शब्द। अब देखो देशज नाम से ही लग रहा है, देशज यानी कि देश मतलब तो देश हो गया, जौ का मतलब होता है जन्म लेने वाला, ठीक है, यानी कि देश में जन्म लेने वाला या जिस शब्द का जन्म देश में हुआ हो, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो आम बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले, ठीक है, आम बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले ऐसे विकसित तथा प्रचलित शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। इन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, क्योंकि पता ही नहीं चलता ना उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कुछ पता इनका नहीं चलता, तो इन शब्दों को हम कहते हैं देशज शब्द। और ये आम बोलचाल के होते हैं, ये ना तो हिंदी के शब्द है, ना अरबी फारसी, ना विदेशी हैं, है ना, ना ही संस्कृत के शब्द हैं। तो ये किसी बोली से उत्पन्न हुए और ये इतने ज्यादा फेमस हो गए कि हिंदी भाषा में इनका प्रयोग शुरू हो गया, ठीक है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखो, ये जूता, खिचड़ी, चूहा, थैला, तेंदुआ, ठीक है, ये सारे शब्द क्या हैं, ये देशज शब्द हैं। अब जूता शब्द है ना, अब वैसे तो ये हिंदी का शब्द है, लेकिन हिंदी में कहाँ से आया पता नहीं इसका, ये देश के अंदर ही मतलब इसका जन्म हुआ और किसी एक बोली में ये जो है फेमस हुआ, उसके बाद जो है इस शब्द का प्रयोग हिंदी साहित्य में भी किया जाने लगा। खिचड़ी है, चूहा है, थैला, तेंदुआ, देखो ये आपको ध्यान रखना है, तेंदुआ, इसको देख के लगता नहीं है कि ये जो शब्द है ये देशज शब्द होगा, ठीक है, लेकिन ये भी देशज शब्द होता है। इसके अलावा पेट, टांग, बाप, बेटा, इस तरह के कई सारे शब्द होते हैं, जैसे सटासट, खटाखट, फटाफट, है ना। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द हैं। तो देशज शब्द के बारे में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि देश में जन्म लेने वाला शब्द और इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ऐसे इन जो भी शब्द देश में उत्पन्न होते हैं इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता है। अगला है विदेशज शब्द। क्या है, विदेशज शब्द। विदेशज मतलब इसको हमने लिखा है आगत शब्द। क्या लिखा है, आगत। अब देखो विदेशज का मतलब ही आपको लग रहा होगा विदेशों विदेशों में प्रयुक्त होने वाला शब्द, और दूसरा है आगत यानी आया हुआ शब्द, ठीक है। विदेशज कहो या फिर आगत शब्द कहो एक ही बात है। तो इसमें देखो हिंदी में विदेशी मूल के अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं जो विदेशियों के संपर्क में आने के कारण हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो भी शब्द होते हैं वो कहलाते हैं विदेशज शब्द। कौन से शब्द, जो भारतीय मूल के नहीं है बल्कि विदेशी मूल के हैं, लेकिन भारतीयों से जो है विदेशों का इतना ज्यादा संपर्क हुआ कि वे शब्द भी भाषा में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। जैसे आज भी हम कहते हैं ना, जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम अस्पताल जा रहे हैं नहीं कहते हैं, हॉस्पिटल को हम हॉस्पिटल ही कह देते हैं कई बार। तो हिंदी में भी हम हॉस्पिटल ही लिख देते हैं, लेकिन वो है अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है।
लेकिन प्रयोग तो हिंदी में भी किया जा रहा है। तो ऐसे शब्द होते हैं ना, जैसे ऑयल हो गया, मतलब इनको कहीं कहीं पर ना हिंदी में, मतलब अंग्रेजी के शब्द होते हैं हिंदी में भी इनको वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो भी ये शब्द हैं ये कहलाते हैं विदेशज शब्द। अब जैसे हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, अखबार, अखबार एक हिंदी का शब्द जरूर है, गरीब, इनाम, फकीर, लेकिन ये हिंदी में आए कहाँ से हैं? तो अरबी शब्द, अरबी भाषा से आए हैं। ये अरबी मूल के शब्द हैं, और लेकिन इनका प्रयोग हिंदी भाषा में भी इसी रूप में किया जाता है, लेकिन ये अरबी मूल के शब्द हैं। उसी प्रकार से देखो, आईना, खानदान, खामोश, कारीगर, तो ये शब्द कौन से हैं? ये हैं फारसी शब्द, फारसी भाषा के, फारसी मूल के शब्द हैं। हिंदी में भी ये प्रयोग किया जाते हैं। तो विदेशज शब्द का मतलब आप समझ गए होंगे कि विदेशों में प्रयुक्त होता था। वो शब्द जो विदेशों में या विदेशी मूल के हैं, या फिर यूं कहोगे विदेशी भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन भारत में भी इतने ज्यादा प्रचलित हो गए कि हिंदी भाषा में भी उनको जगह मिली, उनका प्रयोग किया जाने लगा। अब बात करते हैं हम संकर शब्द की। ठीक है, संकर शब्द, संकर शब्द क्या होता है? संकर शब्द ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो अलग अलग भाषाओं के मेल से हुआ हो, संकर शब्द कहलाता है। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग भाषाओं के मेल से हुआ हो। ठीक है, यानी कि अब इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे किराएदार, किराएदार में देखो, किराया जो शब्द है ये अरबी भाषा का है, और जो दार शब्द है ये फारसी भाषा का है। उसी प्रकार से अब इसमें देखो, खून पसीना, खून इसमें फारसी भाषा का शब्द है, पसीना जो है हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ऐसे जो भी शब्द होंगे या होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। संकर शब्द मतलब दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, अलग अलग भाषाओं से बनने वाले शब्द, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, संकर शब्द। अब देखते हैं रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये बहुत सारे एग्जाम्स में मतलब इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं, और ये तीन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रचना के आधार पर शब्द को तीन भागों में बांटा गया है। एक आपका आता है रूढ़ शब्द, एक है यौगिक शब्द, और एक आता है योग रूढ़ शब्द। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है। अब देखो, ये है हमारे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी अन्य शब्द या शब्दांश के योग से नहीं बनते, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं, ये शब्द मूल शब्द भी कहलाते हैं। यानी कि मतलब आपको ये ध्यान रखना है, रूढ़ शब्द जो होते हैं ना वो दो शब्दों से नहीं बनते, बल्कि अगर वो मतलब अपने आप में पूरे होते हैं, उनको आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, रूढ़ शब्द मतलब जिन शब्दों को आप दो अन्य शब्दों में, दो अलग अलग शब्दों में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, वे अपने आप में पूर्ण होते हैं, ऐसे शब्द को हम मूल शब्द या फिर पूर्ण शब्द भी कहते हैं। समझ रहे हो? तो ये होते हैं रूढ़ शब्द। जैसे देखो, रोटी, रोटी, अब रोटी को आप क्या लिख सकते हो? रो या टी, इस तरह से। अब आपने इनको दो भागों में बांट दिया, अब इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी कि मतलब ऐसे शब्द जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, और अगर उन्हें कोई तोड़ना चाहे तो वो निरर्थक अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सोना, जैसे कि मित्र। ठीक है, तो इस तरह के जो भी शब्द होते हैं ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ये दो शब्दों से भी नहीं मिलकर नहीं बने हैं, और किसी के शब्दांश, शब्दांश मतलब होता है उपसर्ग या प्रत्यय। ठीक है, जैसे कि बेअदब, इसमें बे एक उपसर्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी होता है, जैसे अत्यधिक, इसमें अति धन अधिक, अति क्या हो गया? इसमें उपसर्ग हो गया। तो उपसर्ग और प्रत्यय से ये शब्द नहीं बने होते हैं। शब्दांश का मतलब ये किसी के शब्द के उपसर्ग या प्रत्यय से नहीं बने हैं, या दो किसी अन्य शब्दों से मिलकर नहीं बने हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, और इन्हें हम मूल शब्द भी कहते हैं। अगर इन्हें कोई तोड़ेगा तो ये निरर्थक अर्थ प्रकट करते हैं, तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला आता है यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक चीजों से बना हुआ एक मिश्रण, एक मिश्रण। ठीक है, तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों, ये देखो शब्दांशों मतलब उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बनता है, उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द या फिर व्युत्पन्न शब्द। ठीक है, तो यौगिक शब्द का मतलब आपको ध्यान रखना है,
जो दो या दो से अधिक शब्दों से या फिर शब्दांशों से मिलकर बनता है। अब जैसे इसमें देखो ये एग्जाम्पल, अत्यधिक, अति धन अधिक, ठीक है, इसमें अति एक उपसर्ग है। देखो पाठशाला, इसमें दो अलग अलग शब्द हैं, पाठ और शाला। काली मिर्च में आपको साफ साफ दो शब्द दिख रहे हैं, काली अलग मिर्च अलग, ठीक है। विद्यालय में विद्या धन आलय। तो ऐसे शब्द जिन शब्दों का संधि विच्छेद होने करने पर वे एक सार्थक अर्थ प्रकट करते हैं, वे कहलाते हैं यौगिक शब्द, ठीक है। यानी वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं या फिर दो या दो से अधिक शब्दांशों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं यौगिक शब्द, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। ये जो एग्जाम्पल थे आपने देखे यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द, ठीक है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं ना, ये भी एक तरह के यौगिक शब्द ही होते हैं, लेकिन ये अपना अर्थ प्रकट ना करके किसी अन्य अर्थ की ओर अपना किसी अन्य वस्तु या स्थान की ओर जो ध्यान आकर्षित करते हैं। जो वे यौगिक शब्द जो किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तो इसको आपने इस तरह से ध्यान रखना है, जो शब्द अपना वास्तविक अर्थ प्रकट ना करके किसी अन्य अर्थ की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे कि ये देखो जलज, क्या लिखा है जलज। अब जलज का मतलब क्या होता है, कमल, ठीक है। जैसे कोई आपसे कहे जलज तो आपको सीधा पता चलेगा कि कमल की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो पीतांबर, पीतांबर किसे कहते हैं, कृष्ण को, ठीक है। अब कोई पीतांबर कह रहा है यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके। जैसे यहाँ पर जलज था, जल में उत्पन्न होने वाला। अब जल में जन्म लेने वाला तो कई सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, केवल और केवल कमल पर, क्योंकि कमल को ही जलज कहते हैं। पीतांबर पीले वस्त्र धारण करने वाला, अब कोई भी हो सकता है पीले वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन कृष्ण को ही हम पीतांबर कहते हैं। तो ये जो शब्द है पीतांबर, ये जो है कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है एक तरीके से, ठीक है। अब पीतांबर का मतलब पीले वस्त्र धारण करने वाला। अब पीले वस्त्र कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन ये शब्द केवल और केवल कृष्ण के लिए रूढ़ हो चुका है। कोई भी पहने लेकिन नाम आएगा कि कृष्ण, पीतांबर मतलब कृष्ण। उसी प्रकार से श्वेतांबर जो शब्द है ये माँ सरस्वती के लिए रूढ़ हो चुका है, ठीक है, सफेद वस्त्र धारण करने वाले। अब दशानन, दशानन मतलब 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि हम कहेंगे रावण को, ठीक है, रावण। तो इस तरह के शब्द होते हैं जो अपना वास्तविक अर्थ प्रकट ना करके किसी अन्य वस्तु, स्थान या प्राणी की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, इन्हें हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन बना है। अब अगला टाइप आता है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, ठीक है। तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर ना, ये अभी तक हमने जो पढ़ा इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। अब इस आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में, दो भागों में। पहला आता है आपका विकारी शब्द, दूसरा आता है अविकारी शब्द, ठीक है। तो अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं इनकी डेफिनेशन के साथ। तो विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द मतलब जो जिनमें विकार हो जाता है, जो बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर या आदि के कारण विकार या परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द का मतलब होता है विकार हो जाना। जिन शब्दों में विकार हो जाता है, विकार मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन हो जाता है, वे कहलाते हैं विकारी शब्द, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं इसको थोड़ा सा, लड़का, नदी, काला आदि। अब विकारी शब्द मैंने आपको बताया कि जिस शब्द में परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़का है, लिंग परिवर्तन के बाद क्या बन जाएगा, लड़की, ठीक है। वचन में एक में हमने कहा लड़का है, दो में क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीजें मतलब जो भी शब्द होता है वो अगर हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं रहता है तो वो विकारी शब्द है, ठीक है। जैसे लड़का का लड़की बन जाएगा, लड़के बन जाएगा, ना, तो इस तरीके से बाकी शब्द लड़के बन जाएगा, लड़कों बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लड़का जो शब्द है ये एक विकारी शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से नदी, नदी एक है तो नदी, 10 है तो बहुत सारी है तो मतलब नदियां।
जैसे काला, काला जो शब्द अगर आप इसको फीमेल के लिए प्रयुक्त करोगे तो बोलोगे काली, ठीक है? या फिर काले बहुवचन यानी काल में काल परिवर्तन हो गया काले, है ना? काले मतलब इससे, तो इस तरह की जो भी चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द, ठीक है? तो समझ में आ रहा होगा आपके। तो आपको कुल मिला के यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई शब्द अगर बदल रहा है, कैसे? जैसे लड़का को आप लड़की कह दे रहे हो, लड़का लिंग परिवर्तन लड़की या लड़के या लड़कों या, है ना? तो इस तरह के शब्द, नदी को नदियां, काला को काली, काले, कालू इस तरह के जो भी शब्द होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे, ठीक है? जो बदल जाते हैं, जो हमेशा एक समान नहीं रहते हैं, ठीक है ना? तो हमने इसमें देखा लिंग परिवर्तन में लड़का का लड़की हो गया, वचन परिवर्तन करोगे तो लड़के का एक वचन में लड़का है, बहुत सारे होंगे तो क्या हो जाएगा? लड़कों। तो इस प्रकार से काल के आधार पर और कारक के आधार पर भी इनमें परिवर्तन होता है। काल के आधार पर और कारक में कैसे परिवर्तन होता है? ये एक उसमें होता है किसमें? जब आप किसी सेंटेंस बनाओगे तो काल के आधार पर लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, एक लड़का है। अब जब बहुत सारे हो जाएंगे लड़के खेल रहे हैं, ठीक है ना? तो इस तरह की चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। तो ये हो गया आपका विकारी शब्द। तो विकारी शब्द आपको ध्यान रखना है सबसे पहला, तो जिन शब्दों में विकार हो जाता है, जो शब्द बदल जाते हैं। अब अविकारी शब्द क्या होते हैं? ये होते हैं ढीठ शब्द जो कभी नहीं बदलते, ठीक है? वो हमेशा हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है? जैसे कल, जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा कल। अब कल को आप हमेशा कल ही बोलोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? जैसे कि कल बारिश होगी या कल बारिश हुई, कल बहुत सारी बारिश हुई, कल मेरा दोस्त आया, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। कल को आप कल ही कहोगे हमेशा, किसी भी परिस्थिति में। कल को आप कल ही नहीं कह सकते, कल ही कहोगे, कुछ और अर्थ निकलेगा उसका, है ना? या कल को आप काल नहीं कह सकते, काल मतलब कुछ और हो जाएगा। तो कल हमेशा कल ही रहेगा, आप कहीं भी यूज करो। जैसे कि उसी प्रकार से ये है तेज, है ना? उसी प्रकार से आगे, अरे, अच्छा। तो ये सारे शब्द क्या हैं? अविकारी शब्द हैं। अब तेज मतलब देखो, तेज आप जैसे कि मतलब कि किसी की विशेषता बता रहा है, जैसे कि वो तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है तेज। वह तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है? बारिश बहुत तेज हो रही थी। तो मतलब तेज को आप हमेशा तेज ही कहोगे, तेजा, तेजू या तेजें ऐसे नहीं कहोगे, ठीक है ना? तो उसी प्रकार से आगे, आगे शब्द हो गया या अरे शब्द हो गया, और जहां पर ये चिन्ह लग जाता है ना, इसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये हमेशा, ये सारे शब्द अविकारी ही होते हैं। जैसे अच्छा, अब अच्छा को तो आप अच्छी भी कह सकते हो, लेकिन है ना, हम सोचने वाली बात है कि अच्छा को हम अच्छी कह सकते हैं। अच्छी कह दिया तो भैया अभी अच्छा का अच्छी हो गया, लिंग परिवर्तन हो गया इसका, तो ये तो एक विकारी शब्द है। लेकिन हमने यहाँ पर लगा रखा है ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, मतलब ये विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये अच्छा ही होगा हमेशा, अच्छा। जैसे कि आप, ये अच्छा कहाँ पर प्रयुक्त होगा? जहां पर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा रखा है, इसका मतलब कि कहीं पर चौंकने वाली जगह। अरे राम जो है, अरे राम, अ, जैसे आप किसी से बोलोगे कि जो राम है वो महिमा को लेकर भाग गया, आपने कहा अच्छा, अच्छा, है ना? तो उस तरह से मतलब चौंकने वाला अच्छा है, तो यहाँ पर आप अच्छी नहीं कहोगे, कभी अच्छा ही कहोगे। चाहे लड़के के लिए कहो, लड़की के लिए कहो, कुत्ते के लिए कहो, बिल्ली के लिए कहो, है ना? तो अच्छा जो है वहां पर अच्छा ही होगा वो, तो उसे हम कहेंगे अविकारी शब्द, जो कभी नहीं बदलते। अब कुछ ऐसे शब्द हैं देखो, जैसे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा एक शब्द था तेज, था ना? तेज। अब एक क्रिया की विशेषता बता, जैसे कि मैंने कहा रजत तेज दौड़ता है, तो दौड़ना एक क्रिया है, उसकी विशेषता है तेज। तो तेज दौड़ने की विशेषता है, तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। तेज एक क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण क्या होता है? ये हमेशा अविकारी शब्द होता है। या फिर कोई संबंध बोधक अवयव, जैसे कि कोई किसी का संबंध बता रहा है किसी भी चीज से, जैसे कि आगे या पीछे, या इस तरह के जो भी शब्द होते हैं ना, आगे गधेरा है, जो शब्द आगे गधेरा है, गधेरे का जो संबंध है वो कहाँ पर है? आगे है। तो इस तरह के शब्द होते हैं संबंध बोधक, जो संबंध बताते हैं किसी भी चीज का। या फिर समुच्चय बोधक, इसे हम कहते हैं योजक, समुच्चय बोधक, ठीक है? या योजक शब्द, जैसे कि मतलब इसलिए मैं खाना खा रहा था, या फिर
या फिर कुछ मतलब समुच्चय मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जो दो सेंटेंस को जोड़ने वाला शब्द होता है। या फिर आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि राम क्रिकेट खेलता है और मोहन फुटबॉल खेलता है। तो और जो शब्द हो गया ये एक योजक शब्द है। तो और भी क्या होता है, इस तरह के जो भी शब्द होते हैं, या फिर और हो गया, या फिर या, इसलिए, है ना। तो ये सारे शब्द समुच्चय बोधक योजक होते, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, और ये सारे भी अविकारी शब्द होते हैं। और विस्मयादि बोधक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये अच्छा, अरे, छी, ओह, तो ये सब क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण वाले जो भी शब्द होंगे, क्रिया विशेषण में जो भी शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सब क्या होंगे, अविकारी होंगे। या फिर संबंध बोधक में जो भी शब्द होते हैं, चाहे समुच्चय बोधक के शब्द या विस्मयादि बोधक के सारे शब्द हमेशा क्या होंगे, अविकारी शब्द होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हमने देखा शब्द कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। पहला हो गया आपका एकार्थी शब्द, फिर हो गया आपका अनेकार्थी शब्द, फिर हो गया पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द, और आखिरी हो गया आपका विपरीतार्थक शब्द। तो ये तो नाम से ही लग रहे हैं आपको, देखो इनमें तो ज्यादा समझना भी नहीं है। ठीक है, अर्थ के आधार पर एकार्थी, एकार्थी शब्द कौन से हो जाएंगे, देखो एकार्थी मतलब एक अर्थ प्रकट करने वाले। एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जो हर परिस्थिति में समान अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, जो शब्द हर परिस्थिति में समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एकार्थी शब्द कहेंगे, जो हर परिस्थिति में समान अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे अहंकार, जैसे कि अपराध, जैसे कि वध, हर्ष, है ना। कई सारे शब्द ऐसे हो सकते हैं जो हमेशा एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। ठीक है, अब देखो दूसरा है अनेकार्थी शब्द। नाम से स्पष्ट है, अनेकार्थी मतलब ऐसे शब्द जो हर परिस्थिति में अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अंक, अंक क्या है, एक अनेकार्थी शब्द है। इसका मतलब अक्षर भी होता है, इसका मतलब गोद भी होता है ना, इसका मतलब निशान भी होता है, पाप भी होता है, बार भी होता है, भाग्य भी होता है, और शरीर भी होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है कि जिस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं और हर परिस्थिति में उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है, तो उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर, अंबर माने कपाश होता है, कपड़ा होता है, आसमान होता है, अभ्रक भी होता है। ठीक है, अंबर का मतलब जो मैक्सिमम लोगों ने आसमान पढ़ा होता है, लेकिन इसी का मतलब कपड़ा भी होता है, कपास भी होता है, और अभ्रक भी होता है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो अगला हो गया जैसे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, तो इसकी जो अगली वाली वीडियो आएगी ना उसमें हम बहुत जैसे कि कोई हम विलोम शब्द की वीडियो आएगी, पर्यायवाची की वीडियो आएगी। इसमें सिर्फ डेफिनेशन है जिसमें हम शब्द संपदा पढ़ रहे हैं कि हिंदी में कितने तरह के शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, या फिर हिंदी का जो शब्द भंडार है वो कितना विशाल है। ठीक है, हर भाषा का जो शब्द भंडार या शब्द संपदा होती है वो बहुत ज्यादा विशाल होती है। हिंदी भी उनमें से एक है, हिंदी की भी बहुत ज्यादा शब्द हिंदी में है। तो उसी क्रम में हम अभी पढ़ रहे हैं पर्यायवाची शब्द। बाद में खाली एक वीडियो आएगी जिसमें हम केवल पर्यायवाची शब्द देखेंगे, या फिर केवल अनेकार्थी शब्द देखेंगे, या फिर केवल विपरीतार्थक शब्द देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो अब हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। तो पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थों में समानता होती है वे एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द मतलब जिन शब्दों के अर्थों में समानता होती है। ठीक है, जो अर्थ समान अर्थ प्रकट करते हैं, जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आम, आम को हम आम के पर्यायवाची शब्द अतिशौरभ, आम्र, फलराज, रसाल या सहकार, ये सब सबके हैं आम के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे कमल, कमल के पर्यायवाची हो गया अंबुज, कंज, अरविंद, जलज, ताम्रस, नीरज, पंकज। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या हो गए, ये सारे शब्द हो गए पर्यायवाची शब्द। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। ये तो आसान से सा टॉपिक है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं विपरीतार्थक शब्द। अब विपरीतार्थक शब्द में क्या है, जो उल्टा अर्थ प्रकट करेंगे, यानी कि विपरीत अर्थ प्रकट करेंगे, विपरीतार्थक शब्द उन्हें हम कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे अग्र का पश्च, आगे का पीछे, अक्षांश का देशांतर, ठीक है, ऊपर का नीचे। तो इस तरह के जो भी शब्द होंगे क्या होंगे, विपरीतार्थक शब्द होंगे। अब ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा
जो ये अलग से हम पढ़ने वाले हैं अन्य शब्द, ठीक है। अन्य शब्द, अब अन्य शब्द में हम पहले पढ़ते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द यानी कि जो शब्द सुनने में समान जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ उनका बहुत अलग अलग होता है, ठीक है। तो कुछ शब्द उच्चारण तथा वर्तनी में काफी समानता होती है कुछ शब्दों के, परंतु उनके अर्थ में कोई समानता नहीं होती। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक, जो शब्द सुनने में समान दिखते हैं, एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ जो है बहुत अलग अलग निकलते हैं। जैसे जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, अंगना, ठीक है, अंगना। अब ये जो अंगना शब्द है ना, इसका मतलब क्या है? स्त्री, ठीक है ना। अंगना शब्द का मतलब है स्त्री। अब वहीं आप इस अंगना को देखो, इसका मतलब हो गया आंगन। क्या हो गया? आंगन। अब इस अंगना में देखो खाली अंक की मात्रा थी, और इस अंगना में जो है एक चांद बिंदु है बस, और कोई फर्क नहीं है। देखो इसमें एक बिंदु है, इसमें एक बिंदु के साथ जो है ये है चांद बिंदु, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चांद बिंदु था इसमें, इसमें खाली एक बिंदु है। तो ये अंगना मतलब स्त्री हो गया, ये अंगना मतलब आंगन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये चीज ध्यान रखनी है। अब उसी प्रकार से ये देखो, यहाँ पर हमने देख पढ़ा अंश। अंश, अंश मतलब क्या है? भाग। और ये अंश मतलब क्या है? कंधा। इसमें फर्क सिर्फ ये है, बोलने में तो दोनों क्या है? अंश, अंश, ठीक है। इसको हम अंश पढ़ते हैं, इसको हम अंश पढ़ते हैं। ये क्या है? तालव्य श है, ये है आपका दंत्य स, ठीक है। तो दंत्य स अगर लग गया तो कंधा हो गया, उसका मतलब अंश मतलब कंधा, और तालव्य श में क्या हो गया? एक भाग या एक हिस्सा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा युग्म शब्द। युग्म का मतलब जो हमेशा युग्म के रूप में होता है या जोड़े के रूप में होता है, ठीक है। ऐसे शब्द को हम कहते हैं युग्मक शब्द, ठीक है। जो शब्द हमेशा जोड़े के रूप में उच्चारित होते हैं या प्रयोग होते हैं, युग्मक शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे कि जीव जंतु, जैसे कि रोटी सब्जी, ठीक है। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं, ये हमेशा ये क्या कहलाते हैं? युग्मक शब्द, ठीक है। दाल रोटी, अच्छा बुरा, जीव जंतु, रोटी सब्जी, जैसे दाल भात कह लो आप, या फिर अच्छा बुरा कह लो, है ना, पाप पुण्य कह लो, ये सारे शब्द क्या होते हैं? युग्मक शब्द होते हैं। ये जोड़ों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अच्छाई बुराई तो चलती ही रहती है, ठीक है, अच्छे बुरे लोग तो मिलते ही रहते हैं। तो इस तरह के शब्द जो हमेशा जोड़ों में प्रयुक्त होते हैं, रोटी सब्जी तो डेली बनती ही बनती है ना। क्या खाओगे? दाल रोटी। तो इस तरह की मतलब चीजें क्या होती हैं, ये हमेशा जो शब्द युग्म के रूप में आपको दिखता है तो उसे हम कहते हैं युग्म, युग्म शब्द, यानी कि युग्म मतलब जोड़े के रूप में दिखता है। अब ये आता है पुनरुक्त शब्द। देखो युग्म शब्द और पुनरुक्त शब्द में थोड़ा सा ही अंतर होता है। जब एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त होता है तो उसे हम पुनरुक्त शब्द कहते हैं। पुनरुक्त का मतलब होता है पुनः उक्ति, ठीक है, दोबारा बोला गया शब्द। जैसे जैसे देखो चलते चलते, रोते रोते, बूंद बूंद। अब यहाँ पर देखो दोनों अलग अलग शब्द थे, जीव जंतु, है ना। जैसे कि ये था ना, जीव जंतु अलग अलग शब्द हैं लेकिन एक साथ प्रयुक्त हो रहे हैं। यहाँ पर भी दो शब्द हैं लेकिन वो दोनों समान है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जहां पर एक शब्द अलग दूसरा शब्द अलग हो लेकिन वो हमेशा जोड़ों में या युग्म के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे हम कहते हैं युग्मक शब्द। और जब दो शब्द समान होते हैं तो वहां पर होता है क्या? पुनरुक्ति शब्द, ठीक है। पुनरुक्त मतलब दो बार जिस शब्द का उच्चारण हो रहा है। तो जब एक ही शब्द दो बार उसका उच्चारण होता है तो उसे हम पुनरुक्त शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग तो वहां पर किया जाता है ना जहां पर आप किसी चीज पर बल देते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी से कहते हो वह रो रहा था, है ना, जैसे वह रो रहा था तो सिंपली लगता है कि वो रो रहा होगा। जैसे अब हम कहते हैं कि रोते रोते उसकी हालत खराब होगी, इसका मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा रो रहा था, ठीक है। तो ऐसे शब्द जहां पर दो बार प्रयुक्त होते हैं ना तो उसमें मतलब वो वजन डालने के लिए होता है एक्चुअली किसी भी वाक्य में। जैसे कि वह चलते समय पानी पीता है, जैसे हमने कहा कि वो चलते समय पानी पीता है, हमने कहा कि वो चलते चलते पानी पी लेता है। तो इसमें इसमें जो है ना चलते चलते जो शब्द है यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस बात पर गहराई से अमल किया जा रहा है एक तरीके से, ठीक है, वजन होता है उस बात में। तो वहां पर पुनरुक्ति शब्द का प्रयोग होता है जहां पर मतलब किसी बात को एक तरीके से उस पर वजन डालना हो या फिर उस बात का महत्व थोड़ा बढ़ाना हो, तो वहां पर पुनरुक्त शब्द का प्रयोग होता है। अब है अगला समूहवाचक शब्द। अब नाम से ही लग रहा है कि समूहवाचक यानी कि जो शब्द किसी समूह को
डिनोट करता है, जो शब्द किसी समूह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या प्राणी के समूह का बोध कराते हैं उन्हें हम समूहवाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कक्षा, जैसे कि गुच्छा, सेना, गुलदस्ता, टीम। अब कक्षा की बात कर रहे हैं हम कि हमने कहा कि कक्षा में जाओ। अब कक्षा में एक बच्चा तो होगा नहीं ना, कक्षा में कम से कम 5 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे, 100 बच्चे या 150 बच्चे ऐसे होंगे। अब हमने कहा गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, अब उसमें एक ही दाना तो नहीं होगा। ठीक है, सेना, अब उसमें से एक ही आदमी, एक ही सोल्जर तो नहीं होगा। गुलदस्ता में एक ही फूल तो नहीं होगा। टीम में एक ही आदमी तो नहीं होगा। टीम में 10 आदमी, 11 आदमी, 5 आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी। ठीक है, तो इस तरह के शब्द होते हैं जो पूरे समूह का बोध कराते हैं, उन्हें हम समूहवाचक शब्द कहते हैं। अब आखिरी है इसमें ध्वन्यात्मक शब्द। ठीक है, ये भी एक बार पूछा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं वे शब्द जो किसी वस्तु या प्राणी की ध्वनि का बोध कराते हैं, ध्वनि की बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे देखो, जैसे गुनगुनाना, जैसे कि दहाड़ना। ठीक है, जैसे कि टर्राना, खन खन, कल कल, छम छम। तो जैसे गुनगुनाना, क्या भंवरा गुनगुनाता है, दहाड़ना शेर दहाड़ रहा है, टर्राना मेढक टर्रा रहा है, खन खन चूड़ियों की खन खन, कल कल पानी की कल कल, है ना, पायलियों की छम छम। तो इस तरह के शब्द होते हैं जो किसी वस्तु की या फिर किसी प्राणी की जो आवाज है ना उसको प्रदर्शित करने के लिए लिखे जाते हैं, है ना। अब भंवरा, हम बोलते हैं भंवरा गुनगुनाता है ना, अब जो भी वो करता है, जो भी आवाज करता है तो उसे हम कहते हैं गुनगुनाना। शेर शेर जो है दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। ठीक है, तो उसकी जो आवाज है शेर की, तो उस आवाज को हम कह देंगे दहाड़ना। ठीक है, तो उसी प्रकार से खन खन, चूड़ियों की खन खन होगी, या फिर दरवाजे पर खटखट करते हो ना, तो खटखट, ये शब्द भी क्या है, एक ध्वन्यात्मक शब्द है। खटखट किस पर होती है, खटखट दरवाजे पर। तो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी प्राणी की या फिर किसी वस्तु का बोध कराते हैं, वस्तु की ध्वनि का बोध कराते हैं एक्चुअली। तो ऐसे शब्द को हम ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।